Hello guys, welcome you all once again, and I am very regretted and very sorry to for my previous video which has many of which has many sound problem, that is audio restrictions. And I am hoping you all are enjoying this video much better than previous one. उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियो से ये वाला वीडियो अच्छा होगा, इसके ऑडियो क्वालिटीज़ अच्छे होंगे, आप अच्छे से इंजॉय कर पाएंगे. सो स्टार्टिंग प्रीवियस कोर्स और प्रीवियस टॉपिक और इस टॉपिक को दोनों को कंपाइल करके मैंने ये टॉपिक बनाया है, इसलिए आपको प्रीवियस वन के लिए कोई टेंशन नहीं लेना होगा, इसी से आपका काम हो जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं. मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट एक बहुत ही बड़ा वास्ट लार्ज एरिया कवर करता है, जिसकी वजह से उसका स्कोप ऑफ यूनिट्स बढ़ जाते हैं. इसकी वजह से ये सब्जेक्ट भी वास्ट है, और वास्ट होने के कारण बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं, जितने भी अभी तक ऐसा माना गया कि अभी तक जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो पर्टिकुलरली किसी एक परफेक्ट वे में जा कर के डिफाइन कर पाए हैं, बट सोशली या होल इकोनॉमिक्स क्या है इसे बोल पाना बहुत ही मुश्किल हुआ है उनके लिए. इसलिए किसी भी इकोनॉमिस्ट ने आज तक इकोनॉमिक्स को डिफाइन नहीं किया. इकोनॉमिक्स को जितने भी डिफिनेशंस मिले हैं, ये सारे डिफिनेशंस किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर में मिले हैं, उनके अलग अलग पोर्शंस पे मिले हैं, अलग अलग वे में मिले हैं. तो जो मैक्सिमम इकोनॉमिक्स लोग मिल करके जो डिसाइड किया था कि इकोनॉमिक्स को इन 4 पार्ट्स डिवाइड करके अगर उसे डिफाइन किया जाए तो शायद प्रॉपरली हम लोग ऑलमोस्ट ऑफ द कोर्स हम लोग कवर कर पाएंगे उन 4 पार्ट्स में. जो कि क्या है कि जो 4 पार्ट्स कहाँ से लिए जाते हैं, वो 4 पार्ट्स हमें लिए जाते हैं सोशल साइंस से. जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे आसपास में जो चीज़ देखे जाते हैं, उन सोशल साइंस से ही उन 4 पार्ट्स को अलग अलग किया गया. उन 4 पार्ट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो जो पार्ट है वो क्या है? फर्स्ट पार्ट आता है इकोनॉमिक्स डिफाइंड एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स को माना गया कि ये धन का विज्ञान है. इकोनॉमिक्स क्या है? ये धन का विज्ञान है, जो कि फर्स्ट पॉइंट में ये आप लोग देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. सेकेंड पार्ट मान लिया गया है इसका कि इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेलफेयर, भलाई परोपकार का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स को मान लिया गया. थर्ड वन, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ स्कैरसिटी एंड चॉइस. ये मैंने अपने पिछले टॉपिक में भी जिक्र किया था, बट शायद वो किसी कारणवश वो प्रॉपर नहीं हो पाया. तो स्कैरसिटी एंड चॉइस क्या है? स्कैरसिटी एंड चॉइस का मतलब होता है कमी और उसके बदले में अल्टरनेटिव यूज के लिए चॉइस करना. ये बहुत डिपेंड करता है. तो इन चीज़ों में भी हम लोग पकड़ सकते हैं. फोर्थ, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट के आधार पे भी, यानी कि वृद्धि और विकास दोनों के आधार पे भी इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया जा सकता है. अब ये किन किन कारणों से कैसे कैसे किया जा सकता है, इनसे पहले इन डिफिनेशंस को मैं डिफाइन करने से पहले मैं ये बता दूं कि इकोनॉमिक्स जनरली हम लोग उन चीज़ों पे पकड़ते हैं जहाँ पे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस आए, या फिर इन टर्म्स ऑफ मनी जिसको कैलकुलेट किया जा सके, जिसको मॉडिफाइड किया जा सके. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में मैंने बताया था, या फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जो रॉ मटेरियल्स हमारे आसपास में पाए जाते हैं, या जो भी खाद्य पदार्थ हैं जिनको हम उपभोग कर सकते, जो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हैं, सिर्फ उनको एलोकेट कर देना, उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर देना ही एलोकेशंस नहीं होता. उनको मेंटेन करना, उनको ग्रोथ कराना उनमें, ये सारी चीज इकोनॉमिक्स के पार्ट में आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डेफिनेशंस जो है, इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ. इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ कब आता है? जब जब कोई भी इकोनॉमिक्स का पार्ट जब सिर्फ डील करे वेल्थ से. वो वेल्थ अब कहाँ से आ सकता है? फ्रॉम नेचर आ सकता है, या वो कॉजेज ऑफ वेल्थ हो सकते हैं, क्रिएशन ऑफ वेल्थ किसी भी तरीके से, बाई किसी इंडिविजुअल पर्सन हो या वो नेशन वाइज हो, कहीं से भी अगर वो वेल्थ से रिलेटेड डील करता है कोई भी इकोनॉमिक्स, यानी कि धन संपत्ति के आधार पे अगर बात किया जाए, उनका वो कैसे बढ़ते हैं, किसी के भी धन संपत्ति कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्शन यूनिट कैसे बढ़ेगा, तो ये सारा चीज़ जो यूनिट को बढ़ाना, क्रिएटिविटी लाना, ये जो चीज़ें हैं ये वेल्थ को बढ़ाती हैं. और ये वेल्थ के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो वो विज्ञान, वो उस तरह का विज्ञान को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं. वो इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ होगा. और इस तरीके का जो चर्चा करते हैं, जो भी इकोनॉमिस्ट लोग इस तरीके का चर्चा करते हैं, इन चीज़ों पे अध्ययन करते हैं, उस तरह के इकोनॉमिस्ट को हम लोग क्लासिकल थिंकर के नाम से जानते हैं अपने वर्ल्ड में. नेक्स्ट साइंस, नेक्स्ट टॉपिक आता है इकोनॉमिक्स एज अ
साइंस ऑफ वेलफेयर, जो कि दूसरा पॉइंट है। वेलफेयर के आधार पे भी इकोनॉमिक्स को लाया गया। वेलफेयर के आधार पे इकोनॉमिक्स को क्यों लाया गया? क्योंकि फर्स्ट पार्ट जब हम लोग वेल्थ के बारे में जब बता रहे थे तो वेल्थ को बताते समय इकोनॉमिस्ट ये भूल जाते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ही एनलार्ज सोसाइटी है, बहुत वास्ट सोसाइटी है, और इन सोसाइटीज़ में तरह तरह के लोग रहते हैं जो कि अगर प्रायोरिटी बेसिस अगर देखा जाए तो इनको दो कैटेगरीज में बांट दिया गया इन सोसाइटीज़ को। वन इज़ रिचर और अनदर वन इज़ पुअर। एक गरीब अवस्था में है और एक बहुत ही रिच है। तो जो रिच है उन्हीं के पास सिर्फ वेल्थ पाया जाता है, वेल्थ सिर्फ रिचर के पास पाया जाता है, और इसलिए वो गरीब रेखा जो है, गरीबी रेखा जो है, यानी जो पुअर सेक्शंस है उन तक नहीं पहुंच पाता है वेल्थ। इसलिए सिर्फ इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना एज अ वेल्थ ये सही नहीं होगा, और इसलिए साइंस इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेलफेयर लाया गया। और इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेलफेयर में ये बताया गया कि ये दो स्तर पे काम करता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो कि पुअर सेक्शन और रिचर सेक्शन दोनों को ही इंक्लूड करके चलता है। सपोज ये कैसे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दो वर्ड्स हैं, जो दो टर्म्स हैं जिनको बहुत मायने देना है इन द डेफिनेशंस ऑफ साइंस ऑफ वेलफेयर में। क्या है क्वांटिटिव? क्या है? जब कोई भी इंसान अपनी ज़रूरत के हिसाबों से सिर्फ ज़रूरत तक के ही सामान खरीद पाता है और उन्हें कंज्यूम कर पाता है, सिर्फ अपनी ज़रूरत को पूरा करने तक का सामान ही खरीद पाए या रिसोर्सेज को कंज्यूम कर पाए, तो वो क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स हैं। वहीं पे अगर कोई इंसान अपनी ज़रूरतों को चीज़ के अलावा उन चीज़ों का भोग कर पाता है जिन चीज़ों की उनको एकदम मच नेसेसरी नहीं थी, फिर भी वो अपने सुख के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आप इंजॉयमेंट के लिए, अपनी खुशी के लिए उन चीज़ों का उपभोग करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव है। सपोज आज इस लॉकडाउन की स्थिति में एक परिवार ऐसा भी है जो सिर्फ 2 टाइम का भोजन उपलब्ध करवा पाता है खुद के परिवार के लिए, और उसी में उसकी खुशी है कि वो 2 टाइम का पेट भर सकता है, इसमें वो है। तो दैट वन इज क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी। बट वहीं पे कुछ परिवार ऐसे भी हैं कि जो तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, अपना मीन्स लेजर टाइम को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने लेजर टाइम को अच्छे से स्पेंड कर रहे हैं परिवार के साथ, अलग अलग तरह का व्यंजन बना करके, जो कि मच नेसेसरी नहीं है, जीने के लिए सिर्फ 2 टाइम का खाना ही जरूरी था, बट वो अलग अलग स्वाद अनुसार व्यंजन तैयार कर रहे हैं, चीज़ों को देख पा रहे हैं, इंजॉय कर पा रहे हैं अपनी इस छुट्टी को, इस लेजर लॉकडाउन को। तो दे आर फ्रॉम क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो हमने ये दो तरह का एस्पेक्ट्स जो है अपने ही सोसाइटी में पा रहे हैं आज के दिन में भी, कि एक क्वांटिटिव और अनदर वन इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। तो जिस तरीके से क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जब हम लोग दोनों देख पा रहे हैं, तो मीन्स हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी के लिए वेलफेयर का काम चल रहा है, सोसाइटी के वेलफेयर में हम लोग कुछ कर रहे हैं, यानी समाज के हित में कोई काम चल रहा है। नेक्स्ट वन इज अच्छा सॉरी, सोसाइटी के वेलफेयर में जब हम काम करते हैं तो ये क्वांटिटिव के ऊपर में बेसिकली फोकस इसलिए दे पाते हैं, या इसको इकोनॉमिक्स को हम लोग क्वांटिटिव वेलफेयर भी इसलिए कह पाते हैं क्योंकि इसमें जितने भी तरह के टर्म्स आते हैं, जितने भी वर्कआउट होते हैं, कि सारे के सारे वर्कआउट और टर्म्स मनी में मेजर किए जा सकते हैं, इनको पैसों में तौला जा सकता है इस तरीके से। तो इसलिए हम लोग इनको क्वांटिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर भी कह सकते हैं। और नेक्स्ट थर्ड वन जो कि इंपॉर्टेंट है, पूरे हम लोग जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाएगा, और इसी के आधार पे इकोनॉमिक्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा आगे। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखना है। क्या है ये? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ स्कैरेसिटी एंड चॉइस। इकोनॉमिक्स को स्कैरेसिटी एंड चॉइस का साइंस कहा गया है, यानी कमी और चुनाव का विज्ञान कहा गया है साइंस इकोनॉमिक्स को। क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं वेलफेयर जब डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हम लोग दोनों एस्पेक्ट्स देखे, और दो एस्पेक्ट्स ये बताता है कि मटेरियल एंड नॉन मटेरियल सर्विसेज, मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स दोनों का उपभोग कर रहे हैं। क्वांटिटिव में हम लोग क्या किए? मटेरियल लिए, यानी कि जितने की जरूरत है उतना ही हम लोग खा रहे हैं, उतना ही हम लोग पहन रहे हैं, दैट इज मटेरियल गुड्स, मटेरियल ले रहे हैं। लेकिन नॉन मटेरियल सर्विसेज क्या है? हम आराम से अपने परिवार के साथ बैठ करके इंटरनेट की सेवा ले रहे हैं, केबल का सेवा ले रहे हैं, फोन का सेवा ले रहे हैं, मनोरंजन का हर साधन लेते हुए अपने भोजन को ग्रहण कर रहे हैं और शांति से अपने परिवार के साथ सुखी सुखी रहे। दैट वन इज नॉन मटेरियल सर्विसेज। उसमें मटेरियल नहीं, पदार्थ नहीं है, फिर भी वो सर्विसेज हमारे काम आ रहे हैं और हमें सुख प्रदान कर रहे हैं। दैट वन इज लेजर टाइम।
हम लोग लेज़र टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और वो लेज़र टाइम ही क्रिएट करता है नॉन मटेरियल या फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को। तो जब हम लोग ये दोनों चीज़ों को सोसाइटी में देखते हैं तो इन दोनों चीज़ों में क्या है, कॉमन चीज़ आता है, स्कैरेसिटी। अगर हमारे हिस्से का कोई भी सामान अगर कोई एक अमीर इंसान ले लेता है तो वो गरीब के लिए कमी पड़ता है। सपोज घर में आपके एक बिस्किट आता है, बिस्किट में 12 एक पैकेट में 12 बिस्किट्स हैं और घर में मेंबर हैं 6। अगर कोई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो 2 बिस्किट्स ईच आना चाहिए। बट अगर किसी को वो बिस्किट बहुत फेवरेट है, वो बहुत ज़्यादा उसको पसंद करता है, और घर के किसी बड़े सदस्य ने उसको 3 दे दिया, तो 3 देने का मतलब क्या है कि 3 जैसे ही जाता है उस पर्सन के लिए एक बिस्किट, किसी न किसी एक पर्सन के लिए एक बिस्किट कमी आ जाती है। और वो एक बिस्किट कमी आने के वजह से वो अपना एक बिस्किट का एस्पेक्ट्स जो है उसको छिपा करके वो किसी और चीज़ में, अल्टरनेटिव चीज़ों में यूज़ करता है, बिस्किट के बदले कुछ और खा लेता है, या फिर किसी और चीज़ का कंजम्पशन करके वो ले लेता है। यानी कि वहाँ पे स्कैरेसिटी क्या क्रिएट हुआ कि 2 की जगह पे एक आदमी उसको ज़्यादा कंज्यूम कर गया, इसलिए उसके लिए वो स्कैरेसिटी क्रिएट हो गया, स्केयर्स हो गया। बट उसके जगह पे वो भरपाई करने के लिए कुछ दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करता है, तो वो उसके लिए क्या है, चॉइस बन जाता है, अल्टरनेटिव चॉइस बन जाता है, जो कि हमने अपने यहाँ डेफिनेशंस में भी आप लोग देख पा रहे हैं, हमने लिखा है कि द वेलफेयर डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमी एक्सप्लेन्ड ओनली द ओनली द मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ वेलफेयर, जो कि मटेरियल एस्पेक्ट्स को ही दिखाता था। बट पीपल वांट बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, पीपल्स को, लोगों को मटेरियल नॉन मटेरियल सर्विसेज दोनों ही चाहिए। सिंस रिसोर्सेज आर अवेलेबल विद वेरी इंडिविजुअल और सोसाइटी आर स्केयर्स, जो सोसाइटी के पास या इंडिविजुअल्स के पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही स्केयर्स हैं, बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत ही कमी पूर्वक है। इसलिए लोग क्या कोशिश करते हैं कि अपने गोल्स को, यानी जो मेरा टारगेट है, जो मेरा कंजम्पशन पावर है, उसको हम अल्टरनेटिव यूजों से पूरा कर ले। और इसलिए इकोनॉमिक्स को हम लोग इस तरह के ट्रीटमेंट के वजह से ही इकोनॉमिक्स को हम लोग स्कैरेसिटी एंड चॉइस का विज्ञान भी कहते हैं। जब हम लोग अल्टरनेटिव यूज करना सीख जाते हैं अपने रिसोर्सेज को, देन वी विल a proper economist, or we can learn a topic that includes in economics। इकोनॉमिक्स में आज के बाद हम लोग जितना भी इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे सभी जगह पे ये स्कैरसिटी एंड चॉइस कहीं ना कहीं से इंटर रिलेट करेगा। आज हम लोग अपने घरों में भी कुछ भी, जैसे कि हम लोग अभी, मैंने बिस्किट का एग्जांपल दिया, वैसे ही आप लोग किसी भी चीज़ों का एग्जांपल उठा के देख लें, तो आपको अगर कभी भी ऐसा फील हो कि आप किसी चीज़ के बदले में अल्टरनेटिव यूजेस कर रहे हो, तो वो स्कैरेसिटी के कारण आ रहा है। और वो जो आप अल्टरनेटिव यूजेस कर रहे हो वो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए अनदर चॉइस बनाए हो। तो ये क्या है कि स्कैरेसिटी एंड चॉइस हमें इंटर लाइफ, हम लोग पूरा इंटायर लाइफ हमें इंटर रिलेट कराते रहेंगे साइंस ऑफ स्कैरेसिटी एंड चॉइस के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए। Now, next and last topic, next and last is the economics as a science of growth and development। ये एक important topic है, growth and development। growth and development से generally लोग समझते क्या है? growth and development से लोग अक्सर गलत वे में चले जाते हैं कि ग्रोथ माने वृद्धि, एक इंसान का बढ़ जाना, डेवलपमेंट होना, पैसा आ जाना, बहुत रिच हो जाना, हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। बट एक्चुअली इकोनॉमिक्स ये नहीं कहता है कि आप बड़े हो जाओ, आपका शरीर बढ़ जाए, आपका बुद्धि बढ़ जाए, इसके अलावा आप बहुत सारा पैसा कमा लो, बहुत सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने लगो, तो आप बड़े हो जाओगे, आप इकोनॉमिकली मतलब स्ट्रांग हो जाओगे। ये गलत है। तो सही चीज़ क्या है? तो हमने यहाँ पे बताया है कि इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स सिर्फ कहना, इकोनॉमिक्स का अभी तक जितने भी डेफिनेशंस पढ़े उन चीज़ों में एक चीज़ हमने कॉमन पाया है, रिसोर्स। वो रिसोर्स बहुत लंबे समय तक लिमिटेड नहीं रहता है, उस रिसोर्सेज को हम लोग मल्टीपल करके हम लोग बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? वो रिसोर्सेज, देखिए मैंने ऊपर से लिखा है, इकोनॉमिक्स इज नो लॉन्गर रिमेन्स लिमिटेड टू इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज ओनली इन द 20th सेंचुरी विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अचीविंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टारगेट लेके चलते हैं तो सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स को ही यूटिलाइज करना हमारी बेवकूफ़ी होगी, हमारी इकोनॉमिक्स को हम कमज़ोर बना रहे हैं। अपनी इकोनॉमिक्स, अपनी इकोनॉमी को, अपनी अर्थव्यवस्था को हमें मजबूत बनाने के लिए हमें अपने रिसोर्स को मल्टीपल करना होगा, उन्हें 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करना होगा। और वो तभी संभव है क्योंकि अभी हम अपनी अल्टरनेटिव यूज पावर को मल्टीपल करते हैं, अलग अलग सोर्सेज में प्रोसेसिंग पावर में डालते हैं, और उनसे हम लिमिटेड, सपोज एक घर में 5 लोग हैं और वही 5 लोग, पांचों परिवार में 2 ऐसे लोग हैं जो किसान हैं, जो खेती करते हैं,
खेती करके वो क्या करता है वो घर वाला कि कुछ केजी 20 केजी सपोज 20 केजी गेहूं लेके आता है, और उस 20 केजी गेहूं का जब वो प्रोसेसिंग करने के लिए जाता है तो घर के अलग अलग लोगों का अलग अलग डिमांड है। कुछ लोग चाहते हैं कि कुछ मैदा खाएं, कुछ लोग चाहते हैं आटा का प्रोडक्ट खाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि दलिया खाएं, कुछ लोग चाहते हैं कि उसका कुछ और प्रोडक्ट्स खाना है। तो इन सारी चीज़ों को फुलफिलमेंट जब करने की बात आती है ना, तब वो क्या करता है, इस देखता है कि इसका 20 केजी का अगर सिर्फ हम मैदा निकाल दें तो जिनको नॉर्मल आटा खाना है वो उन चीज़ों से वंचित रह जाएगा। तो इसलिए क्या करता है कि उसमें से कुछ यूनिट काट लेता है, काटने के बाद सपोज 10 केजी मैदा 10 केजी आटा कर लेता है, अल्टरनेटिव यूज में आ गया। अब वहां से भी कुछ अगर दलिया का निकलता है तो चलो 8 केजी मैदा कर लिया, 8 केजी आटा कर लिया, और जो 4 केजी बचा उसका हमने दलिया निकाल लिया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्कैरेसिटी को कवर अप करते हैं। और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यही है कि हम लोग अल्टरनेटिव यूजेस को बढ़ाएं, मल्टीपल करें। अल्टरनेटिव यूजेस अगर हमारा बढ़ता जाएगा तो इजीली हम लोग उन चीज़ों को अचीव कर पाएंगे जिन चीज़ों का रिक्वायरमेंट हमें है, जबकि वो रिसोर्स हमारे यहाँ पे लिमिटेड ही हो, तो भी हम उन चीज़ों को इजीली अचीव करके अपना टारगेट, अपना रिक्वायरमेंट्स, इन सभी चीज़ों का फुलफिलमेंट कर पाएंगे। दैट इज़ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स आज हमारे सोसाइटी में जितना भी तरह का क्रिटिसिज्म कह सकते हैं कि रिगार्डिंग वेल्थ हो, सोसाइटी डेवलपमेंट हो, ग्रोथ हो, या फिर वेलफेयरनेस को लेकर के हो, ये सारी चीज़ों के लैक की वजह से हम लोगों को इकोनॉमिक्स थोड़ा सा वीक हो चुका है। तो इन चीज़ों को अगर हम इस तरीके से, इस डेफिनेशंस के वे में अगर हम इनको इंक्रीमेंट करते हैं, बढ़ाते हैं, तो शायद हमारा इकोनॉमिक और मच स्ट्रॉन्गर बन सके, उनके बारे में हम ज़्यादा सोच सके, कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव यूजेस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे रहा, वेल्थ और वेलफेयर के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था वो स्कैरेसिटी एंड चॉइस था। स्कैरेसिटी एंड चॉइस पे अगर हम फोकस करें तो ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स स्ट्रांग बन सकता है इन 20th सेंचुरी। और इस तरीके से हम लोग सिर्फ मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस देखना होगा, जिसकी वजह से प्रोसेसिंग में अगर पावर आए बढ़ेगा तो शायद हमारा इकोनॉमिक डेवलप्ड हो जाएगा, और यही है इकोनॉमिक्स। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में मैंने पहले आपको भी बताया था कि इसके दो विंग्स होते हैं, दो भाग होते हैं। दैट वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम किसी भी चीज़ का स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी हमने बताया था कि बहुत ही छोटा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जिसके स्मॉल यूनिट, यानी कि हम स्मॉल यूनिट पे जब हम किसी भी चीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो चीज़ हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जब वही चीज़ का अध्ययन हम लोग बड़े ही मात्रा में करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। सपोज एक इनकम, किसी भी एक सिंगल पर्सन का इनकम अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो दैट वन इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। बट वही अगर हम एक सोसाइटी के इनकम निकाल रहे हैं, वही हम एक नेशन इनकम निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम को डिसाइड कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ये दोनों ही पार्ट्स क्या हैं, हमारे इकोनॉमिक्स के विंग्स हैं। क्योंकि हम लोग छोटा जब पढ़ते हैं, क्योंकि हम अभी जैसा कि पहले ही बताएं क्या, इकोनॉमिक्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट। इकोनॉमिक्स क्या बहुत ही वास्ट है, उसका स्कोप बहुत बड़े हैं, जितना अंदर जाएंगे उतना ही डेप्थ उसका निकलता जाएगा, और जितने डेप्थ में जाएंगे उतना ही उसका पार्ट बड़ा होता जाएगा, क्योंकि उसके स्कोप बड़े हैं। तो स्कोप जब बड़ा रहेगा तो उसका पार्ट बड़ा होगा, तो शायद वो प्रॉपरली जब उन चीज़ों के बारे में, एक एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जब जानने जाएंगे तो वो हमारे लिए मैक्रो पार्ट होगा, क्योंकि उसका लार्ज यूनिट है। बट अगर हम छोटी छोटी संक्षिप्त वे में जाएं, अगर छोटा छोटा चीज़ पढ़ के निकल जाए, तो वो हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स यही है। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन आप लोग इस वीडियो से कवर अप करें। आपको नोट्स व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किया गया है, और भी अगर कोई प्रॉब्लम में आता है तो हमारे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करें, उनको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करें, ऑन टुमारो और डे आफ्टर टुमारो नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोगों को कवर अप कराया जाएगा। ओके, थैंक यू।